अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबारक खातिर सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम किरात करेंगे और तफ़हीम होगी इस ख़त की, जो ख़त नंबर 3 है इस मजमूए में। ये ख़त लिखा गया नसीम बाग श्रीनगर से 3 सितंबर 1945 को, और ये ख़त भी मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम लिखा गया। ये ख़त नसीम बाग से लिखा गया। नसीम बाग कश्मीर में श्रीनगर शहर से 7 मील दूर डल झील के करीब मुगल बादशाह अकबर का तामीर करदा एक कदीम बाग है। 1586 में इस बाग को तामीर किया गया और फिर तकरीबन 100 साल बाद शाहजहां ने यहाँ पे 1686 में 1200 से ज़ायद चनार के दरख्त लगाए। तो इसी नसीम बाग से बैठकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये ख़त लिखा है। इस ख़त में सबसे पहले वो फारसी का एक शेर लिखते हैं कि अज़मा मपुरस दर्द दिले माँ के यक ज़मां, अज़मा मपुरस दर्द दिले माँ के यक ज़मां, खुदरा बहीला पेश तू खामोश कर दएम। ये जो शेर है ये सबरी अस्फहानी का शेर है, और इस शेर में मौलाना कहते हैं कि अज़मा मपुरस, हमसे न पूछ दर्द दिले माँ, हमारे दर्द दिल का किस्सा, हमारे दर्द दिल का किस्सा हमसे न पूछ कि जिस ज़मान के एक मुद्दत से हमने क्या किया हुआ है। खुदरा बहीला पेश तू खामोश कर दे, हमने खुद को जतन कर करके, हीले कर करके अपने आप को आपके सामने खामोश रखा हुआ है। यानी मौलाना कहते हैं कि हमने अपने आप को बड़े हीलों से तुम्हारे सामने खामोश रखा हुआ है, अब हमसे हमारे दर्द दिल का किस्सा न पूछो तो बेहतर है। इसके बाद लिखते हैं सदी के मुकर्रम, वही सुबह 4 बजे का जां फिजा वक्त है। जां फिजा यानी फरहत अंगेज, जां को बढ़ाने वाला। हाउस बोट में मुकीम हूँ। हाउस बोट के बारे में हम पिछली ख़त में बताए हैं कि हाउस बोट कौन सा मकाम और कैसा है। दाहिनी तरफ झील की वसअत शालामार और नशात बाग तक फैली हुई थी। अब मौलाना कहते हैं इसमें, इस जुमले में मौलाना ने खुद नसीम बाग से बैठ के ख़त लिखा और दाएं तरफ वो शालामार और नशात बाग दोनों का जिक्र कर रहे हैं। तो शालामार बाग जो है ये एक लाहौर में है, वो भी मुग़लों ने लगाया था, और एक श्रीनगर में है शालामार बाग। श्रीनगर में जो शालामार बाग है ये लाहौर वाले शालामार बाग से पहले लगाया हुआ है। ये डल झील के शुमाल में वाक़ है, जो जहांगीर ने, ये शालामार बाग जहांगीर ने अपनी मलका नूर जहां के लिए 1619 में तामीर करवाया था। इसके एक हिस्से का नाम फरह बख्श है, जबकि दूसरा हिस्सा जिसका नाम फैज़ बख्श है शाहजहां ने 1634 में तामीर करवाया। यानी जहांगीर ने फरह बख्श का हिस्सा 1619 में, और शाहजहां ने जो फैज़ बख्श है उसका हिस्सा 1634 में तामीर करवाया। लाहौर का शालामार बाग इसके बाद 1637 में बनवाया गया। ये कश्मीर वाला शालामार बाग इससे पहले बना हुआ था। इसके बाद दूसरा जिस बाग का जिक्र है नशात बाग, ये भी शालामार बाग से भी ज़्यादा दिलकश बाग है। नशात बाग ये नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खान से तामीर करवाया था। ये भी डल झील के शुमाल में है और श्रीनगर से 8 मील दूर पर है। तो मौलाना ख़त में कहते हैं कि मैं हाउस बोट में मुकीम हूँ। दाहिनी तरफ झील की वसअत शालामार और नशात बाग तक फैली हुई थी। बाएं तरफ नसीम बाग के चनारों की कतारें दूर तक चली गई थीं। चाय पी रहा हूँ और आपकी याद ताज़ा कर रहा हूँ। इसके बाद मौलाना एक शेर लिखते हैं, गरचे दूरियम बयाद तू कदहमी नोशेम, गरचे दूरियम बयाद तू कदहमी नोशेम, बोध मंजिल नबवत दर सफ़र रूहानी। तो इसमें मौलाना कहते हैं कि गरचे दूरियम, अगरचे मैं तुमसे दूर हूँ, बयाद तू कदहमी नोशेम, मैं तेरी याद में शराब पी रहा हूँ, बोध मंजिल नबवत दर सफ़र रूहानी, रूहानी सफ़र में मंजिलों के दूर होने की कोई वक़्त नहीं होती। यानी जब रूहानी सफ़र हो तो इंसान चाहे जितनी दूरी पर बैठा हो वो अपने मतलब तक पहुँच जाता है। गिरफ्तारी से पहले आखिरी ख़त जो आपके नाम लिख सका था
वो 3 अगस्त 1942 की सुबह का था। ये मौलाना कला अहमद नगर की गिरफ्तारी से कबल जो ख़त लिखा था उसका तज़किरा कर रहे हैं इसमें, जो आप 3 सितंबर 1945 को लिख रहे हैं, यानी 3 साल बाद रिहाई के बाद। जैसे कि पीछे हम बता चुके हैं कि मौलाना रिहाई के बाद कश्मीर चले गए थे अपने डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक बहाली सेहत के लिए। तो वहाँ से बैठ के जो ख़त लिख रहे हैं मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी साहब को, तो इसमें उस ख़त का जिक्र कर रहे हैं जो मौलाना ने 3 साल पहले गिरफ्तार होने से बिल्कुल पहले लिखा था। 3 अगस्त को, 3 अगस्त 1942 की सुबह का था वो ख़त। कलकत्ता से बम्बई जा रहा था, रेल में ख़त लिख कर रख लिया कि बम्बई पहुंचकर अजमल खां साहब के हवाले कर दूंगा, वो नकल रख कर आपको भेज देंगे। आपको याद होगा कि उन्होंने खतूत की नकूल रखने पर इसरार किया था। ये अजमल खां साहब जो हैं ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने मौलाना से ये अर्ज़ की थी कि आप जो भी ख़त जिस दोस्त को लिखें तो पहले मुझे दे दिया करें पोस्ट करने से, ताकि मैं उस ख़त की नकल अपने पास महफूज रख लूँ और बाद में ख़त पोस्ट करूँ। तो मौलाना ने भी कहते हैं कि आपको याद होगा कि उन्होंने खतूत की नकूल रखने पर इसरार किया था और मैंने ये तरीका मंजूर कर लिया था, लेकिन बम्बई पहुँचते ही कामों के हुजूम में इस तरह खो गया कि अजमल खां साहब को ख़त देना भूल गया। वो ख़त जो उन्होंने 3 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी से पहले लिखा था। 9 अगस्त की सुबह मुझे गिरफ्तार करके अहमदनगर ले जा रहे थे, तो बाज़ कागजात रखने के लिए राह में अटाची केस खोला। अटाची केस यानी चमड़े का दस्ती संदूकचा जिसमें कागजात वगैरह, जिसे हम अटैची केस कहते हैं आजकल, और यकायक वो ख़त सामने आ गया। अब दुनिया से तमाम इलाके मुनक़ते हो चुके थे, मुमकिन न था कि कोई ख़त डाक में डाला जा सके। मैंने इसे अटाची केस से निकाल कर मुसव्वदात की फ़ाइल में रख दिया और फाइल को संदूक में बंद कर दिया। 2 बजे हम अहमदनगर पहुँचे। अहमदनगर भारत की रियासत महाराष्ट्र का एक शहर है। 2 बजे हम अहमदनगर पहुँचे और 15 मिनट के बाद कला के अंदर महबूस थे। अब इस दुनिया में जो कला से बाहर थी और इस दुनिया में जो कला के अंदर थी, बरसों की मसाफत हायल हो गई। मौलाना एक शेर यहाँ पे लिखते हैं, कैफल वसूलो इला सुआद दूनहा, ये अरबी का शेर है। कैफल वसूलो इला सुआद दूनहा केलल जिबाल वदूनहुन हुतूफ, कहते हैं कैसे रसाई हो सुआद तक, जो शायर की महबूबा थी, कहता है कि कैसे रसाई हो सुआद तक, क्योंकि उसके और मेरे दरमियान में बुलंद बाला पहाड़ है और उसके अलावा हलाकतों का एक सिलसिला है, यानी कि उस तक पहुंचने के लिए पहाड़ों को अबूर करना होता है, जिनसे गुजरना अपने आप को हलाक करने के मुतरादिफ है। दूसरे दिन यानी 10 अगस्त को हस्ब मामूल सुबह 3 बजे उठा। चाय का सामान जो सफ़र में साथ रहता है वहाँ भी सामान के साथ आ गया था। मैंने चाय दम दी। ये मौलाना को जो है चाय जो पसंद थी वो कहवा था, यानी कहवा, और वो जो पत्ती इस्तेमाल करते थे उसे जैस्मीन का नाम दिया जाता है। तो मौलाना अक्सर जो है उसी जैस्मीन का कहवा पिया करते थे। तो मैंने चाय दम दी और फिंजान सामने रखा। फिंजान कहवा पीने के लिए शीशे की छोटी प्याली को फिंजान कहा जाता है, और अपने ख्यालात में डूब गया। ख्यालात मुख्तलिफ मैदानों में भटकने लगे थे। अचानक वो ख़त जो 3 अगस्त को रेल में लिखा था और कागजात में पड़ा था याद आ गया। बेअख्तियार जी चाहा कि कुछ देर आपकी मुखातबत में बसर करो। आप सुन रहे हों या न सुन रहे हों, मगर रूए सुखन आप ही की तरफ रहे, यानी बातें मैं आपसे ही करूँ। चुनाचे इस आलम में एक मकतूब कलम बंद हो गया, और उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन मकतूब कलम बंद होते रहे। आगे चलकर बाज़ दीगर अहबाब व अइज़्ज़ा की याद भी सामने आई, और उनकी मुखातबत में भी गाह गाह तब ए व मानदा हाल दराज नफसी करती रही। आप इसमें कहते हैं गाह गाह मतलब कभी कभी, तब ए व मानदा हाल यानी वामानदा कहते हैं आजिज़, थका हुआ, बाकी पीछे रहा हुआ, यानी ऐसी तबीयत जो थक गई हो। और
दराज नफसी करती रही। दराज नफसी का मतलब ज़्यादा गोई, तूले मकाल यानी लंबी लंबी देर तक बातें करना, ज़्यादा देर तक बातें करना। और उनकी मुखातबत में भी गाह गाह तब व मानदा हाल दराज नफसी करती रही। कैद खाना से बाहर की दुनिया से अब सारे रिश्ते कट चुके थे और मुस्तकबिल पर्दा गैब में मस्तूर था। मस्तूर का मतलब होता है छुपा हुआ होना। कुछ मालूम न था कि ये मकतूबात कभी मकतूब इलैहिम तक पहुंच भी सकेंगे या नहीं। मकतूब इलैहिम, मकतूब इलैह कहते हैं जिसकी तरफ खत लिखा जाए। खत लिखने वाला कातिब कहलाता है और जिसकी तरफ लिखा जाए वो मकतूब इलैह कहलाता है। ताहम ज़ौक़े मुखातिबत की तलबगारियाँ कुछ इस तरह दिले मुस्तमंद पर छा गई। मुस्तमंद का मतलब होता है कि यानी जो हाजतमंद और गमगीन हो वो मुस्तमंद कहलाता है। कि कलम उठा लेता था तो फिर रखने को जी नहीं चाहता था। लोगों ने नामा बरी का काम कभी कासद से लिया, कभी बाले कबूतर से। मेरे हिस्से में अनका आया। अनका एक फर्जी परिंदा है जो यानी एक वहम की सूरत अख्तियार किए हुए है, हकीकत में उसका वजूद नहीं होता। फारसी का एक शेर यहाँ पे लिखते हैं, ई रस्म राह ज़हिरमान एहतिमास्त, ई रस्म राह ज़हिरमान एहतिमास्त, अनका बरोजगार कसे नाम बरनबूत। अब ये कहते हैं कि ई रस्म राह ज़हिरमान एहतिमास्त, ये राह और रस्म, ये नामा बरी के जदीद तरीके जो हैं ये हमारे ज़माने की हिरमा नसीबी है। यानी हमारे ज़माने के ये ज़हिरमान एहतिमास्त यानी हमारे ज़माने के जो हिरमा नसीबी है, हिरमा का मतलब महरूम हो जाना, नसीबों का कम हो जाना। अनका बरोजगार कसे नाम बरनबूद, अनका को किसी ने भी इस दुनिया में, इस ज़माने में अपना नाम बर नहीं बनाया होगा। यानी हमने हमारे हिस्से में नामा बरी के लिए अनका आया, जबकि अनका को आज तक किसी ने अपना नामा बर नहीं बनाया है। ये भी यानी उसको भी नामा बर बनाना ये हमारे लिए हमारे ज़माने की हिरमा नसीबी है। 10 अगस्त 1942 से मई 1943 तक इन मकतूबात की निगारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसके बाद रुक गया क्योंकि 9 अप्रैल 1943 के हादसे के बाद तवे दरमानदा हाल भी रुक गई थी। 9 अप्रैल 1943 को मौलाना की बेगम का इंतकाल हुआ था। तो कहते हैं कि 10 अगस्त 1942 से मई 1943 तक मकतूबात यानी खतूत वो लिखते रहे, सिलसिला जारी रहा। लेकिन 9 अप्रैल 1943 को जब उनकी बेगम का इंतकाल हुआ तो कहते हैं इस हादसा के बाद तबीयत अरमानदा हाल भी रुक गई। यानी मेरी तबीयत में ख़तों का लिखने का जो सिलसिला था वो रुक गया और अपनी वामानदगियों में गुम थी। अगरचे इसके बाद भी बाद मुसन्नफ़ात की तस्वीद व तरतीब का काम बदस्तूर जारी रहा। यानी इसके बाद भी कुछ जो उन्होंने जो कुछ लिखा था मुसन्नफ़ात, यानी जो कुछ उनके कलम से निकला था, उनकी तस्वीद और तरतीब यानी उनको तरतीब देना, उनको जो है लिखना, उनकी बेहतर बनाना, ये काम बदस्तूर जारी रहा। उनके मुसव्वदे बनाना ये काम जारी रहा और कला अहमदनगर की और तमाम मामूलात भी बग़ैर किसी तग़य्युर के जारी रहे। ताहम ये हकीकत हाल छुपानी नहीं चाहता कि करार सुकून की ये जो कुछ नुमाइश थी जिस्म सूरत की थी, कल्ब बातिन की न थी। जिस्म को मैंने हिलने से बचा लिया था मगर दिल को नहीं बचा सका। इसमें एक मिसरा देते हैं, दिले दीवाना दारम के दर सहरास पंदारी, मेरा दिल दीवाना है जो सिर्फ सहरा में समा सकता है। इसके बाद भी गाह गाह हालात की तहरीक काम करती रही और रिश्ता फ़िक्र की गिरहें खुलती रही, मगर अब सिलसिला किताबत की वो तेज़ रफ्तारी मफकूद हो चुकी थी, यानी अब नहीं मिलती थी वो, जिसने अवाइल हाल में, अवाइल अवल की जमा है यानी शुरू में, तबीयत का साथ दिया था। अप्रैल 1945 में जब अहमदनगर से बानकोड़ा में कैद तब्दील कर दी गई, यानी अप्रैल 1945 तक मौलाना कला अहमदनगर में कैद रहे, फिर उसके बाद उनकी कैद बानकोड़ा में तब्दील की गई।
तो तबीयत की आमादगियों ने आखिरी जवाब दे दिया और अब सिर्फ बाज़ मुसन्नफ़ात की तकमील का काम जारी रखा जा सका और किसी तहरीर व तस्वीर के लिए तबीयत मुस्तैद न हुई। आखिरी मकतूब जो बाज़ सियासी मसाइल की निस्बत एक अजीज़ के नाम कलमबंद हुआ है 3 मार्च 1945 का है। उस मकतूब पर यह दास्तान बेसुतूं कोहकन ख़त्म हो जाती है, अगरचे ज़िंदगी की दास्तान अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। दास्तान बेसुतूं कोहकन ये फ़रहाद शीरी की दास्तान की तरफ इशारा है, जिसमें फ़रहाद शीरी के लिए जो है ये फ़ारस की यानी ईरानी दास्तान है, जिसमें वो उसके लिए पहाड़ों में से दूध की नहर खोद निकालता है। तो मौलाना एक शेर देते हैं यहाँ पे, शम्मा अज दास्तान इश्क शोर अंगेज मास्त, शम्मा अज दास्तान इश्क शोर अंगेज मास्त, ई हिकायत हा कि अज फरहाद व शीरी करता हूँ। मौलाना कहते हैं कि शम्मा कहते हैं एक छोटा सा हिस्सा अज दास्तान इश्क शोर अंगेज मास्त, भाई ये तो हमारी जो तूफ़ानी दास्तान इश्क है, जो शोर अंगेज यानी तूफ़ान पैदा करने वाली हमारी जो दास्तान इश्क है, ये तो उसका छोटा सा हिस्सा है। कौन सा? हिकायत हा कि आज फरहाद शीरी करदान, जो लोग फरहाद शीरी की हिकायतें जो उनकी कहानियाँ बयान करते हैं वो तो हमारी शोर अंगेज इश्की दास्तान के मुकाबले में एक छोटा सा हिस्सा है। गौर कीजिए तो इंसान और उसके एहसासात का भी कुछ अजीब हाल है। 3 बरस की मुद्दत हो या 3 दिन की, मगर जब गुजरने पे आती है तो गुजर ही जाती है। गुजरने से पहले सोचिए तो ताज्जुब होता है कि जो कुछ गुजर चुका वो चंद लम्हों से ज़्यादा न था। रिहाई के बाद जब कांग्रेस वर्किंग की सदारत के लिए 21 जून को कलकत्ता से बम्बई आया और इसी मकान में और उसी कमरे में ठहरा जहां 3 बरस पहले अगस्त 1942 में ठहरा था, तो यकीन कीजिए ऐसा महसूस होने लगा था जैसे 9 अगस्त और उसके बाद का सारा माजरा कल की बात है। यानी मौलाना 1942 में जिस मकान और जिस कमरे में रहे थे, 3 बरस बाद रिहाई के बाद फिर जब दोबारा वहाँ पे पहुँचे और उस वही मकान और वही कमरा, तो ऐसा लगा कि जैसे क्या है 3 बरस गुजर गए, लेकिन वो उन्हें अपनी गिरफ्तारी कल की बात लगी। और ये पूरा ज़माना एक शुभ शाम से ज़्यादा न था। हैरान था कि जो कुछ गुजर चुका वो ख्वाब था या जो कुछ गुजर रहा है ये ख्वाब है। इसके बाद मौलाना मिर्ज़ा गालिब के शेर का एक मिसरा देते हैं, है ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में, है ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। ये पूरा शेर इस तरह है गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, है गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, है ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। 15 जून को जब बानकोड़ा में रिहा हुआ तो तमाम मकतूबात निकाले और एक फ़ाइल में बतरतीब तारीख जमा कर दिए। जब उनकी रिहाई हुई तो उन्होंने सारे खतूत जो उन्होंने कैद के दौरान में लिखे थे उनको तारीखों की तरतीब के साथ एक फ़ाइल में जमा किया। ख्याल था कि उन्हें अस्ल मामूल नकल करने के लिए दे दूंगा और फिर असल आपकी खिदमत में भेज दूंगा, यानी हबीबुर रहमान शेरवानी साहब को कह रहे हैं। लेकिन जब मौलवी अजमल खान साहब को उनकी मौजूदगी का इल्म हुआ तो वो बहुत मुसर हुए, यानी उन्होंने इसरार किया कि उन्हें बिला ताख़ीर इशाअत के लिए दे देना चाहिए, यानी जल्द ही बग़ैर कुछ देर किए। चुनाचे एक खुशनवीस को शिमला में बुलाया गया। खुशनवीस यानी जो अच्छी किताबत कर लेता हो, अच्छा लिख लेता हो, और पूरा मजमुआ किताबत के लिए दे दिया गया। अब किताबत हो रही है और उम्मीद है कि अनकरीब तबाअत के लिए प्रेस के हवाले कर दिया जाएगा। अब मैं उन मकतूब को कलमी मकतूबात की सूरत में नहीं भेजूंगा, मतबूआ मजमुए की सूरत में पेश करूंगा। कलमी मकतूबात यानी हाथ से लिखे हुए जो ख़त हैं, यानी हाथ से लिखे हुए नहीं भेजूंगा, बल्कि प्रिंटिंग प्रेस में जब छप के आ जाएंगे फिर आपको भेजूंगा। शिमला में अखबार मदीना बजनौर के एडिटर साहब आए थे। उन्होंने मौलवी अजमल खान साहब से इस सिलसिले के पहले मकतूब की नकल ले ली थी। वो अखबारात में शाया हो गया है, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। अब उन्हें ये भी कह रहे हैं कि जब वो शिमला में किताबत करवा रहे थे तो वहीं एक मदीना अखबार है जो बजनौर से निकलता था,
उसके एडिटर आते हैं और मौलाना से जो पहला ख़त है उसकी कापी ले लेते हैं, वो अखबार में शाया हो गया। सदीक़ मुकर्रम के तखातुब से आप समझ गए होंगे कि रूह सुखन आप ही की तरफ था, यानी वो ख़त की इब्तिदा में नाम की बजाय मौलाना सदीक़ मुकर्रम लिखते थे हबीबुर रहमान शरवानी साहब को, तो वह कहते हैं कि आप उस तखातुब से ही समझ गए होंगे कि वो मैंने आपके नाम लिखा था। इसके बाद गालिब के शेर का एक मिसरा देते हैं, चश्मे सूए फलक व रूए सुखन सूए तू बूत, यानी चश्म सूए फलक, मेरी आँख तो आसमान की तरफ देख रही थी, लेकिन रूए सुखन जो मेरा बात करने का यानी मुखातब होने का अंदाज था वो आपकी तरफ था। मेरी आँख का रुख आसमान की तरफ, जबकि ज़ुबान का रुख तेरी यानी बात करने का रुख तेरी तरफ था। और इसके बाद मौलाना कहते हैं कि मकतूबात के 2 हिस्से कर दिए हैं, यानी जो खतूत थे उनके 2 हिस्से किए हैं, गैर सियासी और सियासी। ये मजमूआ सिर्फ गैर सियासी मकातीब पर मुश्तमिल है, यानी जो मौलाना हबीबुर रहमान शरवानी को भेज रहे हैं जो छपा है वो गैर सियासी मकातीब हैं। उसके तमाम मकातीब बिला इस्तिस्ना आपके नाम लिखे गए हैं, यानी सारे खतूत जो 24 के 24 खतूत थे वो इन्हीं के नाम हबीबुर रहमान शरवानी के नाम लिखे गए। परसों दिल्ली का कस्द है, चूँकि अमेरिकन फ़ौज के जनरल मुकीम दिल्ली ने अज़राह इनायत अपने ख़ास हवाई जहाज़ के जहाँ भेजने का इंतज़ाम कर दिया है। अब मौलाना कहते हैं कि परसों मैं दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ पे अमेरिकी फ़ौज का जो जनरल है उसने अपना जो जहाज़ है वो भेजा है श्रीनगर, ताकि वहाँ से मौलाना को दिल्ली ले आए। इसलिए मोटर कार के तकलीफ़ दे सफ़र से बच जाऊँगा और 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाऊँगा। वहाँ ईद की नमाज़ पढ़कर बम्बई के लिए रवाना होना है और फिर 10 से 24 तक बम्बई में क़याम रहेगा। यहाँ मौलाना ख़त को ख़त्म करते हैं और इसके बाद सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, अबुल कलाम। ये इस मजमूए गुबार खातिर में तीसरा ख़त था जो मौलाना ने कश्मीर से लिखा था हबीबुर रहमान शरवानी साहब को। इसके बाद ये तीनों खतूत कश्मीर से लिखे गए हैं। चौथा ख़त इंशाल्लाह उसकी अगली वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वो ख़त है कि जो ख़त उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले हबीबुर रहमान शरवानी साहब को लिखा था और वो भेजना भूल गए थे, अपने सेक्रेटरी को देना भूल गए थे और फिर वो उन्हीं के कागजात में पड़ा रहा और फिर वो ख़त यानी दूसरे खतूत के साथ ही जो है इशाअत के लिए दे दिया गया था। इंशाल्लाह अगले चौथे ख़त के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।